गुणों की पहचान नहीं है उनकी प्रशंसा से डरो, और जिन्हें गुणों की पहचान है उनके मौन से डरो, ज़िंदगी अपने आप संवर जाएगी। हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद आस्था यूट्यूब चैनल। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में लगी बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आज हमने अपने इस विषय में जनरल अवेयरनेस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को संकलित किया है, जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। आइए देखते हैं इन प्रश्नों की श्रृंखला को। प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM किसे कहते हैं? मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM किसे कहते हैं? यहाँ आपके लिए 4 ऑप्शंस है: पुष्पयान को, स्पेसयान को, मंगलयान को, मिशनयान को। यहाँ पर आपके लिए 4 ऑप्शन है: पुष्पयान, स्पेसयान, मंगलयान तथा मिशनयान। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है मंगलयान बिल्कुल सही है। मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM को मंगलयान भी कहा जाता है। यह भारत का प्रथम मंगल अभियान है। वस्तुतः यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, जिसे हम कहते हैं कि एक महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष परियोजना है। यह परियोजना के अंतर्गत यह 5 नवंबर 2013 को मंगल ग्रह की परिक्रमा करते हुए यह उपग्रह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र PSLV-25 के द्वारा सफलतापूर्वक छोड़ा गया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर आपके लिए ऑप्शंस है 23, 46, 44, 42। तो आपको बता दें, मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या 46 होती है, यानी कि 23 जोड़े होते हैं। मनुष्य के गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। मनुष्य एक लिंगी जीव है और प्रत्येक संतान को समजात गुणसूत्रों की प्रत्येक जोड़ी का एक अणुसूत्र अंडाणु के द्वारा माता से तथा दूसरा शुक्राणु के द्वारा पिता से प्राप्त होता है। हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सत्य है। तो कितना पाया जाता है? 46 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान जूलॉजी किसका अध्ययन करता है? जंतु विज्ञान जूलॉजी किसका अध्ययन करता है? आपके लिए ऑप्शंस है केवल जीवित जानवरों का, केवल जीवित वनस्पति का, जीवित व मृत जानवर दोनों का, जीवित व मृत वनस्पति दोनों का। तो जंतु विज्ञान जूलॉजी जो है वह जीवित तथा मृत दोनों प्रकार के जानवरों का अध्ययन करता है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसको? अरस्तु को, अरिस्टोटल जिसे कहते हैं, अरस्तु को जंतु विज्ञान जूलॉजी का पितामह या जनक कहा जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वायुयान के टायरों को फुलाने या भरने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है? क्वेश्चन है आपका, वायुयान के टायरों को फुलाने व भरने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है? आपके लिए 4 ऑप्शन है यहाँ पर: हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन व आर्गन। तो आपको बता दें, वायुयान के टायरों को फुलाने हेतु नाइट्रोजन गैस प्रयुक्त की जाती है। कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस प्रयुक्त की जाती है। आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नाइट्रोजन क्यों प्रयुक्त की जाती है? क्योंकि नाइट्रोजन गैस का दबाव कम होने के कारण वायुयान के उतरते एवं रुकते समय विस्फोट की संभावना कम रहती है। इसके अलावा यह बहुत हल्की व अज्वलनशील होने के कारण हीलियम और हाइड्रोजन का मिश्रण वायुयान के टायरों में भरी जाती है। साथ साथ नाइट्रोजन साथ साथ हीलियम और हाइड्रोजन का भी थोड़ा मिश्रण किया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्न में से कौन कठोरतम धातु है? निम्न में से कौन कठोरतम धातु है? आपके लिए ऑप्शन है सोना, लोहा, प्लेटिनम व टंगस्टन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी प्लेटिनम। प्लेटिनम सबसे कठोरतम धातु है, जबकि हीरा जो कार्बन का शुद्ध रूप है ज्ञात पदार्थों में सबसे अधिक कठोर होता है। काले हीरे का उपयोग शीशा काटने के लिए किया जाता था। हीरे के पात्र में धातुओं को लगाया जाता है, इसलिए यहाँ पर प्लेटिनम कठोरतम धातु के रूप में है। यदि हीरे का ऑप्शन होता तो हीरा सबसे कठोरतम धातु ज्ञात रूप में
या ज्ञात पदार्थों के रूप में पाया जाना जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सबसे भारी प्राकृतिक तत्व का है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। आपके लिए यहाँ पर 4 ऑप्शंस है, यूरेनियम, मरकरी, सोना तथा कैल्शियम। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? यूरेनियम, मरकरी जिसे हम पारा कहते हैं, सोना या कैल्शियम। तो आपको सबसे भारी तत्व जो हमारा है वह है यूरेनियम। यूरेनियम सबसे भारी रेडियो एक्टिव प्राकृतिक तत्व है। कौन सा तत्व है? रेडियो एक्टिव प्राकृतिक तत्व है। प्राकृतिक यूरेनियम में मुख्यतः 2 समस्थानिक 92 यूरेनियम 238 तथा 92 यूरेनियम 235 पाया जाता है, जिसमें 92 यूरेनियम 238 में 99.27 99.27% पाया जाता है किसमें? इसमें। तथा 0.77% पाया जाता किसमें? पाया जाता है 92 यूरेनियम 235 में। इन दोनों में 92 यूरेनियम 235 जो है यह विखंडनीय है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदर्शन प्रसारणों में ध्वनि संकेतों को प्रेषित करने में प्रयुक्त तकनीकी है। दूरदर्शन प्रसारणों में ध्वनि संकेतों को प्रेषित करने में प्रयुक्त तकनीकी है। तो आपको बता दें यहाँ पर 4 ऑप्शंस है, आयाम मॉडुलन, नाड़ी संकेत मॉडुलन, आवृत्ति मॉडुलन या इनमें से कोई नहीं। तो दूरदर्शन प्रसारणों में ध्वनि संकेतों को प्रेषित करने के लिए हम आवृत्ति के लिए हम आवृत्ति मॉडुलन तकनीक का प्रयोग करते हैं। किसका? आवृत्ति मॉडुलन तकनीक का प्रयोग करते हैं। यह यहाँ से प्रेषित ध्वनि उपग्रहों से प्रेषित होने के बाद ग्राहक के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। इसलिए हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सत्य है। यहाँ से आप इसको याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? लिम्फोसाइट्स। लसिका कोशिकाएं मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो आपको ये के लिए यहाँ पर 4 ऑप्शंस है, यकृत, दीर्घास्थि, अग्नाशय व तिल्ली। तो आपको बता दें लसिका कोशिका का निर्माण लसिका ग्रंथि, तिल्ली, अस्थमज्जा तथा लसिका तथा थाइमस ग्रंथि द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है डी बिल्कुल सत्य है। कौन सा ऑप्शन नंबर? ऑप्शन नंबर 4 तिल्ली जो यहाँ पर दिया हुआ है। इन लसिका का निर्माण लसिका ग्रंथि द्वारा तिल्ली, अस्थमज्जा तथा लसिका तथा थाइमस ग्रंथि द्वारा किया जाता है। लसिका कोशिकाएं एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं, लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। आप तक यहाँ समझ गए होंगे। आप यहाँ से याद रखिएगा मानव शरीर में कौन सा अंग लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो तिल्ली में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि में प्रतिबिंब निम्नलिखित पर बनता है। दूरदृष्टि में प्रतिबिंब निम्नलिखित पर बनता है। ऑप्शन आपका है रेटिना पर, रेटिना के आगे, रेटिना के पीछे या अंधबिंदु पर। तो दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की चीज़ तो आसानी से दिखाई देती हैं, पर पास की चीज़ें वह देख नहीं पाता, उसे धुंधली दिखाई देती हैं। इस प्रकार के दोष दूरदृष्टि दोष कहलाते हैं। इस प्रकार की दोष में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के पीछे बनता है। कहाँ पर बनता है? रेटिना के पीछे बनता है। इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सत्य है। और आपको एक चीज़ और बता दें, इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित शक्ति के उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस का प्रयोग किया जाता है। इस दूरदृष्टि को दूर करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? आपका ऑप्शन है प्रतिबल, बल, विकृति तथा दाब। तो आपको बता दें विकृति का कोई राशि
यह मात्रक नहीं होता, प्रतिबल का मात्रक होता है न्यूटन, प्रतिबल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, दाब का मात्रक होता है पास्कल, और विकृत का कोई मात्रक नहीं होता। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सत्य है, इसको आप याद रखिएगा। विकृत का कोई मात्रक या कोई मान नहीं होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल गुंबज किसका उदाहरण है? गोल गुंबज किसका उदाहरण है? आपके लिए यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। निजाम शाही स्थापत्य कला का, तुगलक शाही स्थापत्य कला का, आदिल शाही स्थापत्य कला का, मुगल कालीन स्थापत्य कला का। तो गोल गुंबज जो है वह मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। किसका है? बीजापुर में स्थित गोल गुंबज जो है वह आदिल शाह का मकबरा है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है यह आपका आदिल शाही स्थापत्य कला से संबंधित है। यह एक ऐसी शैली में बना है जिस पर तुर्की कला के आदर्शों का अत्यधिक प्रभाव है। किसका? तुर्की कला के आदर्शों का अत्यधिक प्रभाव कहाँ पर है? गोल गुंबद, जो कि बीजापुर में स्थित है, जिसे आदिल शाह का मकबरा है, जिसे आदिल शाही स्थापत्य कला का उदाहरण कहा जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों, रमज़ान की वजह से आवाज़ आपको स्पष्ट नहीं सुनाई पड़ रही है, थोड़ा जुबान मोटी हो जाने के कारण से स्पष्ट हम नहीं बोल पा रहे हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद तुगलक ने दीवाने कोहिन नामक एक नए विभाग का सृजन किया, इसका मुख्य कार्य क्या था? मोहम्मद तुगलक ने दीवाने कोहिन नामक एक नए विभाग का सृजन किया, इसका मुख्य कार्य क्या था? यहाँ पर आपके लिए 4 ऑप्शन हैं। प्रतिभूमि को कृषि योग्य बनाना, भू राजस्व का बकाया संग्रह करना, या उदंड सरदारों को दंडित करना, या राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करना। तो यहाँ पर आपका जो पहला ऑप्शन है प्रतिभूमि को कृषि योग्य बनाना। दीवाने कोही का जो सृजन किया गया था इसका मुख्य कार्य क्या था? प्रतिभूमि को कृषि योग्य बनाना। मोहम्मद बिन तुगलक एक अग्रगामी सोच वाला शासक था, जिसने सल्तनत काल में विकास के लिए जहां एक तरफ कई नए प्रयोग किए, वहीं प्रचलित पद्धतियों में आमूल चूल सुधार किए। इन्हीं सुधारों में से एक था दीवाने कोही, जो प्रतिभूमि को कृषि योग्य बनाना था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसको यहाँ से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सत्य है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ? भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ? आपका ऑप्शन है 647 ईसा पूर्व, 1013 ईसा पूर्व, 711 ईसा पूर्व। लेकिन यहाँ पर पूर्व लिखा हुआ एक गलत है। 647 ईसा पूर्व, 1013 ईस्वी, 711 ईस्वी, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण अरबों द्वारा 711 ईस्वी, कब? 711 ईस्वी में किया गया था। अरब के तत्कालीन सूबेदार अल हज्जाज के आदेश से मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरब सेना ने पश्चिमोत्तर भारत के सिंध राज्य पर सफल आक्रमण किया, तत्कालीन शासक दाहिर को पराजित किया। कब? 711 में। किसने? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व वाली अरब सेना ने। किसके आदेश पर? अरब के तत्कालीन सूबेदार अल हज्जाज के आदेश पर। इसको यहाँ से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सत्य है। ये पूर्व बाई मिस्टेक प्रिंट हो गया है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? निम्न में से किसने व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? आपका ऑप्शन है पुष्यमित्र शुंग, मेनांडर, बिम कडफिसेस, गौतमी पुत्र सातवर्णी। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है बिम कडफिसेस। बिम कडफिसेस कुषाण वंश का द्वितीय शासक था। कौन था ये? कुषाण वंश का द्वितीय शासक था। इसने भारत के कुषाण साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। इसका साम्राज्य पर्सिया से लेकर मथुरा तक फैला हुआ था। इसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर तथा सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन करवाया। इसके अलावा इन्होंने तांबा व चांदी के भी सिक्के जारी करवाए। इसके सिक्के पर एक ओर शिव, नंदी तथा त्रिशूल और दूसरी ओर महेश्वर लिखा मिलता था। यह शैव धर्म का अनुयायी था। किसका था? यह शैव धर्म का अनुयायी था।
या कुषाण साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी था और द्वितीय शासक भी कहा जाता था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भास्कर नामक राजा द्वारा हर्षवर्धन को भेजे गए विभिन्न उपहारों का उल्लेख हर्षचरित में मिलता है। भास्कर किससे संबंधित है? यहाँ पर आपका प्रश्न है, भास्कर नामक राजा द्वारा हर्षवर्धन को भेजे गए विभिन्न उपहारों का उल्लेख हर्षचरित में मिलता है। भास्कर किससे संबंधित है? आपके लिए ऑप्शन है, मगध का हर्यक राजवंश, असम का वर्मन राजवंश, उत्तर भारत का नंद राजवंश या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपको बता दें, जो भास्कर है वह असम का वर्मन राजवंश, असम का वर्मन राजवंश जो कामरूप असम में जिसे कामरूप कहा जाता था के शासक भास्कर वर्मन हर्षवर्धन के समकालीन थे। भास्कर वर्मन ने अपने राजदूत हंसवेग द्वारा हर्षवर्धन के पास मैत्री प्रस्ताव भेजा था। कौन सा प्रस्ताव? मैत्री प्रस्ताव भेजा था। भास्कर वर्मन द्वारा भेजे गए विभिन्न उपहारों का वर्णन हर्षचरित में मिलता है। भास्कर वर्मन एक उत्तर गुप्त वंशीय शासक माधव गुप्त हर्षवर्धन के सहायक थे। किसके? माधव गुप्त हर्षवर्धन के सहायक थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, यहाँ से आप इसको याद रखिएगा। भास्कर जो है असम यानी कि जो कामरूप था पहले के वर्मन राजवंश से संबंधित है। प्रश्न है आपका, एकता का अर्थ है। एकता का अर्थ है, आपका ऑप्शन है, एक प्रशासकीय अनुदान या माफ़ी, एक प्रशासकीय अनुदान या माफ़ी। दूसरा ऑप्शन है, नकद वेतन के बदले किसी खास भूभाग का राजस्व अधिन्यास या किसी भूभाग का अधिन्यास पारितोषिक एवं सेवानिवृत्त वेतन स्वरूप। आप ऑप्शन डी है उपरोक्त बी और सी दोनों। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर डी है, यहाँ पर उपरोक्त जो आपका बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, यह बिल्कुल सत्य है। सल्तनतकालीन राजस्व व्यवस्था में एकता का अर्थ नकद धन के स्थान पर तनख्वाह के रूप में भूमि प्रदान करना। एकता जो है दो प्रकार की होती थी, एक बड़ी एकता होती थी, एक छोटी एकता होती थी। बड़ी एकता के अंतर्गत ऐसे क्षेत्र महत्वपूर्ण अमीरों व सेवाना अधिकारियों को दिए जाते थे। ये एकतादार या एकता भूमि के राजस्व वसूली के साथ साथ सैनिक और प्रशासनिक कर्तव्य भी करते थे। दूसरा छोटी एकता, ये सामान्यतः वेतन के रूप में सैनिकों को प्रदान की जाती थी। इससे संबंधित इख्तियार केवल राजस्व वसूली करता था। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सत्य है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपके लिए ऑप्शन है, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड बेंटिक। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर था वह लॉर्ड कैनिंग था, जो कि 1856 से 1862 तक था। कब से कब तक? 1856 से 1862 तक था लॉर्ड कैनिंग। यह भारत का गवर्नर जनरल व वायसराय दोनों था। जबकि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पामस्टन थे और कंपनी का मुख्य सेनापति जॉर्ज एनिसन था, जो 1857 के सैनिक विप्लव के पश्चात 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया को घोषणा की। महारानी की उद्घोषणा द्वारा भारत की कंपनी के शासन को समाप्त करके सीधे क्राउन का शासन आरोपित किया गया तथा गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को वायसराय का पद नाम देकर भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। तो आप इसको यहाँ से बिल्कुल याद रखिएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सत्य है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल तथा वायसराय दोनों कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, जो कि 1856 से 1862 ईस्वी तक बना रहा। तो 1857 की जो क्रांति थी वह विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ स्थित छावनी के पैदल सैन्य टुकड़ी के सिपाहियों द्वारा किया गया था। कहाँ? मेरठ में स्थित छावनी की पैदल सैन्य टुकड़ी के सिपाहियों द्वारा। कब? 10 मई 1857, 10 मई 1857 को। इस विद्रोह के कारणों में लॉर्ड डलहौजी का व्यापक सिद्धांत महत्वपूर्ण था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो लॉर्ड डलहौजी का जो सिद्धांत था, यह इसका महत्वपूर्ण, इसमें इसका रोल था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने किया? आपके लिए 4 ऑप्शन है, ए ओ ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब तथा व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के परिसर में आयोजित किया गया था। कहाँ पर? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के परिसर में आयोजित किया गया था। कब किया गया था? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। कहाँ पर? मुंबई में। किस जगह पर? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के परिसर में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो किए थे व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा किया गया था। इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे और जिसमें अधिकतर वकील और पत्रकार थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को प्लीज। इस तथ्य को आप यहाँ से बिल्कुल याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल कौन था? तो हमारा प्रश्न है हमारा ऑप्शन है सर एंड्रूज फ्रेजर। सर एंड्रूज फ्रेजर, एच रिजले, वोड्रिक, एटी एरुंडेल। तो आपको बता दें तो सर एंड्रूज फ्रेजर जो है बंगाल की विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। सर एंड्रूज फ्रेजर, जिसका पूरा नाम था सर एंड्रूज हेडरसन लीथ फ्रेजर। एंड्रूज हेडरसन लीथ फ्रेजर जो कि भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। इन्होंने 1903 से 1908 तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। कब से कब तक? 1903 से 1908 ईस्वी तक इन्होंने भारत में लेफ्टिनेंट या बंगाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान किया था। इनका पूरा नाम सर एंड्रूज हेडरसन लीथ फ्रेजर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन डकैती। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? आपके लिए ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल व अशफाक उल्लाह खां, वीर सावरकर एवं वासुदेव चापेकर, तीसरा है प्रफुल्ल चंद्र चाकी या खुदीराम बोस, चौथा ऑप्शन आपका है सूरसेन और ऊधम सिंह। तो आपको बता दें काकोरी ट्रेन डकैती कांड में राम प्रसाद बिस्मिल व अशफाक उल्लाह खां को 9 अगस्त 1925 को एसोसिएशन के सदस्यों ने सहारनपुर लखनऊ लाइन पर 8 डाउन रेलगाड़ी को काकोरी नामक गांव में रोककर उस खजाने को पूरी तरीके से लूट लिया था। सरकार इस घटना से अत्यंत क्रोधित हो गई। उसने भारी संख्या में क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया, उन पर काकोरी कांड का मुकदमा चलाया। राम प्रसाद बिस्मिल जो गोरखपुर, अशफाक उल्लाह खां फैजाबाद, जिसमें से 2 अन्य लोग थे, ठाकुर रोशन सिंह जो इलाहाबाद के थे, राजेंद्र लोहड़ी जो गोंडा के थे, इन लोगों को फांसी दे दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र लोहड़ी, इसमें और थे ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र लाहड़ी जो गोंडवी थे। इन 4 लोगों को फांसी दी गई थी। तो आप यहाँ से इस तथ्य को याद रखिएगा, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में 4 लोगों को फांसी दी गई थी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह व राजेंद्र लाहड़ी को। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य प्रसिद्ध लखनऊ समझौता हस्ताक्षरित कब हुआ था? आपके लिए 4 ऑप्शन है 1912 ईस्वी, 1914 ईस्वी, 1916 ईस्वी, 1918 ईस्वी। तो आपको का यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है दिसंबर 1916 ईस्वी में। दिसंबर 1916 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के दोनों अधिवेशन एक साथ लखनऊ में आयोजित किए गए। अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में आयोजित कांग्रेस की इसी सम्मेलन में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ था। तो किसकी अध्यक्षता में? अंबिका चरण मजूमदार, याद रखिएगा यहाँ से
अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में आयोजित कांग्रेस की जो ये अधिवेशन था तथा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ। कांग्रेस कार्यकारिणी की गठन की बात कही गई, जिसे महात्मा गांधी ने नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में इसे स्वीकार कर लिया था। तो यह लखनऊ समझौता जो है दिसंबर 1916 में हस्ताक्षरित हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस भारतीय ने विदेश में पहली बार गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की? किस भारतीय ने विदेश में पहली बार गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? आपके लिए यहाँ पर चार ऑप्शन है: महेंद्र प्रताप, सुभाष चंद्र बोस, राज बिहारी बोस तथा भगत सिंह। राजा महेंद्र प्रताप ने जर्मनी के सहयोग से, किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से अफगानिस्तान के काबुल नगर में दिसंबर 1915, कब? दिसंबर 1915 ईस्वी को अंतरिम भारत सरकार की स्थापना की। किसकी? अंतरिम भारत सरकार की स्थापना की। राजा महेंद्र प्रताप के मंत्रिमंडल में अन्य सदस्य थे बरकतुल्ला जो प्रधानमंत्री थे, मौलाना उबैदुल्ला सिंधी, मौलाना बशीर, सिपिल्लय, शमशेर सिंह, डॉक्टर मथुरा सिंह, खुदा बख्श और मोहम्मद अली। इसी दौरान राजा महेंद्र प्रताप ने अपनी सरकार के समर्थन हेतु लेनिन से मिले थे। भारत में चले हिजरत आंदोलन से जुड़े कई नेता कालांतर में अफगानिस्तान और तुर्किस्तान चले गए, जहां उन्होंने खुदाई सेना की स्थापना की थी। तो राजा महेंद्र प्रताप ने भारतीय विदेश में पहली गणतंत्र सरकार की स्थापना की थी, जिसमें काफ़ी सदस्य मौजूद थे इनके मंत्रिमंडल में। जो बरकतुल्ला जो प्रधानमंत्री थे इस समिति के। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है: निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? आपके लिए यहाँ पर चार ऑप्शन है: 1939, 1940, 1941 और 1942। तो आपको बता दें, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, कब? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वर्ष 1942 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना की गई थी। किसके दौरान? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942। इस तरह से आपको एक चीज़ याद हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन कब लागू हुआ था? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन लागू हुआ था। इस दौरान पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना की गई थी। यहाँ से इस तथ्य को आप याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है: सुभाष चंद्र बोस के पूर्व INA का कमांडर कौन था? सुभाष चंद्र बोस के पूर्व INA का कमांडर कौन था? तो आपको बता दें, INA इंडियन नेशनल इंडिपेंडेंस इंडियन आर्मी, जिसे हम कहते हैं आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति कैप्टन मोहन सिंह थे। इस गठन का विचार कैप्टन मोहन सिंह, ज्ञानी प्रीतम सिंह, कैप्टन मोहन सिंह, ज्ञानी प्रीतम सिंह तथा मेजर फुजीहारा आदि प्रथमतः दिया गया था। परिणाम स्वरूप सितंबर 1942 को आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीजन का औपचारिक गठन हुआ और कैप्टन मोहन सिंह को इसका प्रथम सेनापति नियुक्त किया गया। किसको? कैप्टन मोहन सिंह को इसका प्रथम सेनापति नियुक्त किया गया। आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 ईस्वी में किया गया था। आप यहाँ से याद रखिएगा, आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942। सुभाष चंद्र बोस से पूर्व INA आज़ाद हिंद फौज के कमांडर थे कैप्टन मोहन सिंह, इन्हें इसका सेनापति नियुक्त किया गया था। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा: निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार हुआ महत्वपूर्ण अस्थायी अवयव नहीं है? पूछ रहा अवयव नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण अस्थायी अवयव नहीं है? आपके लिए चार ऑप्शन है: देश के लिए लिखित संविधान, दूसरा ऑप्शन है विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, तीसरा है एक संघ की योजना पर विचार, चौथा विधानमंडल के लिए सरकारों द्वारा का समावचित या अर्थात नॉमिनेट किया जाना। तो आपको बता दें, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है
देश के लिए लिखित संविधान। देश के लिखित संविधान देने का विचार सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन में किया गया था। किसमें? सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन में किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारतीय रियासतों की एक अखिल भारतीय संघ की परिकल्पना की गई थी। किसकी? एक अखिल भारतीय संघ की परिकल्पना की गई थी। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा लोकप्रिय मंत्रिमंडल बनाए गए। वह विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी थे। विधानमंडल में कुछ सरकारी सदस्यों का मनोनयन भी इसी अधिनियम की विशेषता थी। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारतीय रियासतों की एक अखिल भारतीय संघ की परिकल्पना की गई थी। तो देश के लिए लिखित संविधान या इसका प्रमुख अवयव नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही है। आप इस तथ्य को यहाँ से याद रखिएगा। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।